गाइस, पिछली वीडियोस में हम पहले 5 चैप्टर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ख़त्म कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 6 चैप्टर, दैट इज़ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। स्टार्ट हम करते हैं मीनिंग से, ख़त्म हम करेंगे मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे। इस वीडियो में हम थेरीज, करेक्टर्स, नीड, प्रिंसिपल सब कुछ इंक्लूड करेंगे। अगर आप पूरा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। अकॉर्डिंग टू कैडबरी कमेटी 1992, corporate governance is a system by which companies are directed and controlled. किस तरीके से कंपनीज को मैनेज करना है, किस तरह से उसको चलाना है, किस तरह से प्लानिंग होगी, किस तरह से कंट्रोलिंग का प्रोसेस होगा, ये सब हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आते हैं। उसकी कौन सी पॉलिसीज़ हैं, किस तरह से हमें एथिक्स फॉलो करने हैं, किस तरह से स्ट्रैटेजीज बनानी है। Corporate governance came into existence only to protect the interest of employees, to maintain the cordial relation with customers, with suppliers, with other stakeholders, with society also. Corporate governance framework के accordingly transparency, accountability, equity and corporate responsibility fulfill होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ट्रांसपेरेंसी से हम समझते हैं कि जो भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है फॉर द स्टेक होल्डर्स, उसका फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे अकाउंटेबिलिटी की। कंपनीज सोसाइटी में काम करती हैं, सोसाइटी के लिए काम करती है, इसलिए जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कंपनीज के, वो अकाउंटेबल हैं शेयर होल्डर्स को, सोसाइटी को, अदर स्टेक होल्डर्स को। नेक्स्ट पॉइंट था इक्विटी, कि कंपनी को राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। कॉरपोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि किसी भी कंपनी को, किसी भी कॉरपोरेट को अनएथिकल एक्टिविटीज़ में, अनफेयर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके राइट्स का, उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखना चाहिए। Characteristics of corporate governance. First point is discipline. Corporate discipline क्यों ज़रूरी है? ताकि जो भी पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी कंपनी को फॉलो करने चाहिए, जो भी गवर्नमेंट ने कंपनीज को चलाने के लिए बनाई गई हैं, वो फॉलो किए जाएं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसपेरेंसी, कि जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज होनी चाहिए स्टेक होल्डर्स के साथ। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब है फ्री फ्रॉम डोमिनेंस। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है कंपनी के, वो सारे इसके ऑब्जेक्टिव को, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए होने चाहिए, किसी भी अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं होने चाहिए। कोई भी डिसीजन है, किसी को हायर करना है, कोई कमेटी फॉर्मुलेट करनी है, ये सारे जो हैं ये कंपनी के वेलफेयर के लिए होने चाहिए, ना कि किसी इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अकाउंटेबिलिटी। जो भी कंपनी के लोग हैं, वो जो भी वो डिसीजंस ले रहे हैं, वो सभी स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, वो भी आंसरेबल हैं शेयर होल्डर्स को। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को एक्चुअली कौन ऑनरशिप ले रहा है? शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की अथॉरिटी मैनेजमेंट के पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है, और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ ही चलती है। अगर उनके पास अथॉरिटी है ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की, दैट मीन्स उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की, स्टेक होल्डर्स के वेलफेयर के लिए, कंपनी के वेलफेयर के लिए काम करने की। नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं फेयरनेस। जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं कंपनी में, जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, वो लॉयल्टी के साथ, फेयरनेस के साथ होनी चाहिए। मैनिपुलेशंस नहीं होनी चाहिए, माल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, किसी के भी इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। किसी का भी इंटरेस्ट मतलब किसी भी स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन ने सोसाइटी की लैंड यूज़ कर रहे हैं, रिसोर्सेज को यूज़ किया है, तो अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी भी बनती है। वो क्या है कि वो प्रॉपरली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए, कहीं ना कहीं सोसाइटी को हेल्प करे, कुछ एनजीओज़ वगैरह खोले,
अगर कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो कोई वो सोसाइटी के वेलफेयर में और भी काम कर सकते हैं, जैसे स्कूल्स वगैरह खोल सकते हैं। किसी भी एक्टिविटी से पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा जनरेट हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है या सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, इस तरह की एक्टिविटीज़ को कम करने की कोशिश करें। कोई भी कंपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबल कॉरपोरेट सिटीज़न की तरह काम कर सकती है। नीड फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस की नीड क्यों राइज हुई? फर्स्ट पॉइंट इज़ वाइड स्प्रेड ऑफ शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। हो सकता है कि एक कंपनी जो मुंबई बेस्ड है उसके शेयर होल्डर्स दिल्ली में भी है, गुजरात में भी है, मुंबई में भी है। अक्रॉस द बाउंड्रीज मिलेंगे और उन सबके इंटरेस्ट की टेकिंग केयर करने के लिए, उन सबके इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नीड अराइज होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं चेंजिंग ऑनरशिप स्ट्रक्चर कि अब कंपनीज में ऑनरशिप जो है वो शेयर होल्डर्स की है, चाहे वो डोमेस्टिक शेयर होल्डर्स हो या फॉरेन शेयर होल्डर्स हो। उन शेयर होल्डर्स को सोसाइटी में अपनी कंपनी की गुड रेपुटेशन चाहिए, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए। इसी रीज़न की वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नीड अराइज होती है ऑर्गेनाइजेशंस में, ताकि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है शेयर होल्डर्स का, इन्वेस्टर्स का, वो फुलफिल हो सके। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कॉर्पोरेट स्कैम्स। अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे स्कैम्स हो चुके हैं, जैसे कि हर्षद मेहता ने किया या फिर सत्यम स्कैम हो चुका है। ताकि वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस तरह के स्कैम्स ना हो, सभी कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मानती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं ग्रेटर एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी कंपनी को कहती है कि मैंने तुम्हें रिसोर्सेज दिए हैं, अब तुम मुझे क्या करके दोगे। अब सोसाइटी को भी तो उसके बदले में कुछ चाहिए, तो सोसाइटी के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए भी ये बहुत नेसेसरी है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन। इंडियन कंपनीज अगर इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट होना चाहती हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स उनको फॉलो करने पड़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। First point is protection of rights as well as equitable treatment of shareholders. शेयर होल्डर चाहे फॉरेन हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर हो, चाहे किसी मिनॉरिटी ग्रुप का हो, हर शेयर होल्डर के पास इक्वल वोटिंग राइट्स होने चाहिए। डिसीजंस में उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनके राइट्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जैसे कि लॉ ने उनको अलाउ किया है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स। कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे कंज्यूमर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सोसाइटी है, सप्लायर्स हैं, सबका कंपनी में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होता है और उनके इंटरेस्ट को टेकिंग केयर करना ये कंपनी की ड्यूटी है। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको टाइम पे सैलरीज वगैरह मिले, उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिले, ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं तो उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। कस्टमर्स हैं उनको अच्छा प्रोडक्ट मिले, कोई डैमेज प्रोडक्ट्स हम सेल ना कर दें, हाई प्राइजेस ना लगाएं। सप्लायर्स हैं उनको टाइमली पेमेंट की जाए। बैंक्स है अगर हम उनसे कुछ, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है अगर हम उनसे लोन वगैरह ले रहे हैं या फिर क्रेडिट पे गुड्स ले रहे हैं तो वो टाइमली पेमेंट की जाए। जो भी क्रेडिट्स हैं वो टाइमली पे किए जाए। नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द बोर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो अकाउंटेबल है, आंसरेबल है शेयर होल्डर्स को। जो भी कंपनीज में काम हो रहा है, जो एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, जो मैनेजर्स कर रहे हैं, जो डायरेक्टर्स कर रहे हैं, तो इसीलिए उनकी वर्किंग को ट्रैक करना, अकाउंट्स वगैरह चेक करना, ये बोर्ड की ड्यूटी बनती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं इंटेग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर। इस पॉइंट को पढ़ते ही क्लियर हो रहा है कि फेयरनेस के साथ सब कुछ होना चाहिए। इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, किसी एम्प्लॉय के साथ गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी मैनिपुलेशंस वगैरह नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की गलत प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, एनुअल रिपोर्ट्स हैं, इंटरिम मीटिंग की रिपोर्ट्स हैं, वो सारी पब्लिक के लिए ओपन होनी चाहिए, डिस्क्लोज होनी चाहिए, वेबसाइट्स पे अवेलेबल होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन हाइड नहीं होनी चाहिए।
Theories of corporate governance. First is agency theory. एजेंसी थ्योरी इस्टेब्लिश करती है रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट ऑफ द कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल और एजेंट का क्या रिलेशन है। प्रिंसिपल मतलब शेयर होल्डर्स और एजेंट्स मतलब डायरेक्टर्स, जो कि एजेंट्स हैं, जो कि प्रिंसिपल के बिहाफ पे, शेयर होल्डर के बिहाफ पे आगे की वर्किंग कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन जो भी कॉरपोरेट स्कैम्स, कॉरपोरेट स्कैंडल्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल वर्ल्ड में, इससे शो होता है कि जो एजेंट्स हैं वो प्रिंसिपल के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करते हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, रेपुटेशनल लॉसेस होते हैं, गुडविल लॉस होती है ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि वो एथिकली काम नहीं करते हैं डायरेक्टर्स। की कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजेंसी थ्योरी। जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का रिलेशन है उसको एजेंसी रिलेशनशिप कहेंगे। एजेंट्स जब मिसयूज कर रहे हैं किसी भी पावर को, उसकी वजह से जो भी कॉस्ट अराइज हो रही है, जो भी लॉसेस इनकर हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो एजेंसी कॉस्ट होती है। क्योंकि अब डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स की ऑनरशिप अलग है, कंट्रोल अलग है, इस वजह से कुछ कन्फ्लिक्ट्स अराइज होती हैं उन दोनों के बीच में। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि मिसयूज़ करते हैं डायरेक्टर्स पावर को, जिस वजह से कॉरपोरेट में बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं। इस वजह से उनकी पावर्स जो हैं उसके ऊपर कंट्रोल रखा जाए। ये एश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्टर्स मिसयूज़ ना करें अपनी पावर्स का। बहुत सारी कमेटीज़ बनाई गई हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में कॉरपोरेट गवर्नेंस को फॉर्मुलेट करने के लिए। इस तरह से शेयर होल्डर्स को यही रिकमेंड किया जाता है कि वो वर्किंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को स्ट्रांगली कंट्रोल कर सकें। अब कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली एजेंट और प्रिंसिपल के रिलेशनशिप की बात की गई है कि हमें प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को ख़राब नहीं होने देना चाहिए, और जो बाकी के स्टेक होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, सप्लायर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कस्टमर्स हैं, उन सब के इंटरेस्ट को इग्नोर किया गया है इस थ्योरी में। नेक्स्ट थ्योरी हम बात करते हैं स्टीवर्डशिप थ्योरी। स्टीवर्ड कौन होता है? जो दूसरों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, जो दूसरों के इंटरेस्ट को कंसीडर कर रहा है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो स्टीवर्ड्स हैं एक तरह से शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनके इंटरेस्ट के लिए आगे मैनेज कर रहे हैं कंपनी को। ये थ्योरी कहती है कि मैनेजर्स और ऑनर्स के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकती, उनके इंटरेस्ट क्लैश कर ही नहीं सकते हैं। मैनेजर्स जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए उनको रेम्यूनरेशन मिल रही है, उनके लिए उनको सैलरी मिल रही है, उसके लिए इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, इसीलिए वो एज अ स्टीवर्ड्स काम कर रहे हैं फॉर द ऑनर्स, फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑनर्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं की कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टीवर्डशिप थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली स्टीवर्ड्स की वजह से ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में काम कौन करता है? उसके डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं। स्टीवर्ड्स की अपनी सक्सेस या उनकी अपनी फेलियर ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस या फेलियर मानी जाती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली भी जो डायरेक्टर्स हैं वो आंसरेबल हैं शेयर होल्डर्स को। असम्पशंस क्या आ जाएंगी इस थ्योरी की? डायरेक्टर्स जो हैं वो लॉयल हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी में काम कर रहे हैं, वो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। डायरेक्टर्स जो है वो मोटिवेटेड है क्योंकि वो चैलेंजिंग वर्क को कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करते हैं तो स्टीवर्डशिप थ्योरी जो है इसमें भी बाकी के स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को इग्नोर किया गया है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली भी सिर्फ इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स पे ही फोकस किया गया है। कंक्लूजन में हम बात कर सकते हैं स्टीवर्ड्स जो हैं वो कंपनी के एग्जेक्टिव्स हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं, जो शेयर होल्डर्स के लिए काम करते हैं और उनके लिए प्रॉफिट जनरेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेक होल्डर थ्योरी की। एवरीवन हु हैज़ अ स्टेक इन द फ्यूचर ऑफ बिजनेस, कोई भी अगर किसी का भी बिजनेस में इंटरेस्ट है, किसी का भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट है, कोई भी कस्टमर है, उसको क्वालिटी गुड्स चाहिए, किसी को भी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ चाहिए, चाहे वो सोसाइटी है, सोसाइटी को भी कुछ चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो सारे क्या है? स्टेक होल्डर्स हैं। एक कंपनी जो है वो सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंपनी को ट्राई करना चाहिए कि वो बाकी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को मिटिगेट कर सके। की कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स थ्योरी।
कंपनी जो है उसको एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को कंसीडर करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ के लिए गुड वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ को टाइम पे सैलरी मिलनी चाहिए, इंक्रीमेंट्स मिलने चाहिए, टाइम टू टाइम उनको इंसेंटिव्स मिलने चाहिए। कंपनी को अपने सप्लायर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ रिलेशंस बिल्ड करने चाहिए। कंपनी को देखना चाहिए कि उसके जो भी वो काम कर रही है, जो भी उसके ऑपरेशंस है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर। कंपनी को सारे रूल्स और रेगुलेशन मान के चलना चाहिए, टाइमली गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह पेमेंट करनी चाहिए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे काम करना चाहिए, शेयर होल्डर्स के वेलफेयर के लिए सोचना चाहिए। अगर अब हम स्टेक होल्डर्स पे बात कर ही रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि दो टाइप के यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। इंटरनल स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स दो तरह के हैं। इंटरनली कौन है? जिसका अगर इंटरनल के लोगों का इंटरेस्ट है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, सीईओ हो गया, कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो, कंपनी के मैनेजर्स हो गए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। सप्लायर्स हैं, गवर्नमेंट है, सोसाइटी है, कस्टमर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, इन सब का अगर कंपनी में इंटरेस्ट है तो वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं। अब अजम्पशंस क्या आ जाएंगी? ये थ्योरी एज्यूम करके चलती है कि हर एक स्टेक होल्डर का कंपनी में इंटरेस्ट होता है और सबके इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहिए ताकि कन्फ्लिक्ट्स को हम रिड्यूस कर सकें। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली हर किसी के साथ जस्टिस होना चाहिए, हर किसी के साथ सही होना चाहिए, किसी के भी इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्रिटिसिज्म की। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट एक सेम टाइम पे फुलफिल हो पाए। हो सकता है कि डायरेक्टर्स फेल हो जाएं, इस चीज़ को बैलेंस ना कर पाए, सबके इंटरेस्ट को वो नहीं फुलफिल कर पा सकते, वो भी एक तरह से उनके लिए भी मुश्किल है। कंक्लूजन ऑफ स्टेक होल्डर थ्योरी। किसी भी कंपनी का मेन गोल प्रॉफिट्स अर्न करना नहीं है शेयर होल्डर्स के लिए, बल्कि अपनी कंपनी की वैल्यू को क्रिएट करना है बाकी के स्टेक होल्डर्स में भी। उनका प्रोडक्ट है, जिस भी प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं, अगर वो उसको कोई बाई नहीं करेगा, कंपनी की अगर गुडविल नहीं होएगी मार्केट में, वो टाइम पे टैक्सेस नहीं पे करेगी, इन द आइज ऑफ लॉ उसकी रेपुटेशन नहीं सही रहेगी, तो उस तरह की कंपनी ग्रो नहीं कर सकती है। इसीलिए स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी के लिए, बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन। मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फर्स्ट इज आउटसाइडर मॉडल, जिसमें एंग्लो अमेरिकन मॉडल आता है। सेकेंड हम बात करेंगे इनसाइडर मॉडल। इसमें दो तरह के मॉडल्स की हम बात करेंगे, एक जर्मन मॉडल और एक जापानीज मॉडल की। थर्ड आता है द फैमिली बेस्ड मॉडल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड आउटसाइडर मॉडल। आउटसाइडर मॉडल में क्या है? ऑनरशिप डिस्पर्स है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में। शेयर होल्डर्स जो है अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द सिटी, वो स्केटर्ड है, तो इस वजह से वो क्लोजली मॉनिटर नहीं कर पाते कंपनी की एक्टिविटीज़ को, वो मैनेजमेंट के डिसीजंस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। आउटसाइडर मॉडल में जो मॉडल आता है दैट इज़ एंग्लो अमेरिकन मॉडल, जिसको हम एंग्लो सेक्सन अप्रोच ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी कहते हैं। ये मॉडल जो है वो शेयर होल्डर्स के लिए बना हुआ है, शेयर होल्डर ओरिएंटेड मॉडल है। इसमें शेयर होल्डर के राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाता है। शेयर होल्डर्स जो हैं वो इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं कंपनी को। इसमें हम की कैरेक्टर्स की बात करते हैं, फीचर्स ऑफ दिस मॉडल की बात करते हैं। सबसे पहले कि की प्लेयर्स कौन आ जाएंगे इसमें। इस मॉडल के अकॉर्डिंगली जो मेन प्लेयर्स हैं वो है जो डायरेक्टर्स हैं, मैनेजमेंट है, शेयर होल्डर्स है। शेयर होल्डर्स कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ऑनर्स हैं, और उन्होंने आगे से ही डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है, और उन डायरेक्टर्स के डायरेक्शन के बेसिस पे आगे मैनेजर को अपॉइंट किया जा रहा है, वो आगे के काम कर रहा है, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं शेयर होल्डर ऑनरशिप पैटर्न। जैसे कि हमें पता है शेयर्स कोई भी ख़रीद सकता है, तो इसी तरह से स्मॉल इन्वेस्टर्स की ऑनरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, कुछ कंपनीज़ में वाइडली स्प्रेड होती है, जिसकी वजह से उन सबका इन्फ्लुएंस बनाना मैनेजमेंट पे मुश्किल हो जाता था। लेकिन आजकल क्या है, ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स का शेयर होल्डिंग है, तो इस वजह से उनका इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट पे बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं वो
अंदर से ही हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन कुछ जो है वो आउटसाइडर्स हो सकते हैं। और हो सकता है कि वही डायरेक्टर जो है वो एज अ सीईओ सर्व कर रहा है, एज अ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड भी है। इस तरह से जो पावर है कुछ ही लोगों के पास रह जाती है, और इस तरह से आउटसाइड शेयर होल्डर्स जो है उनका इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट हो जाता है। जैसे कि हमें पता है कि आउटसाइडर मॉडल जो है ये बाहर की कंट्रीज में फॉलो किया जाता है, कॉमनवेल्थ कंपनीज में किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा में, ब्रिटेन में भी फॉलो किया जाता है। इस तरह की कंट्रीज जो है वो उनकी रेगुलेशंस वगैरह है, उनका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क काफ़ी स्ट्रांग होता है। स्टॉक एक्सचेंज में इस तरह की कंपनीज लिस्टेड होती हैं, फुल डिस्क्लोजर दे रही होती हैं। इस तरह की कंपनीज जो और भी कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स है या फिर जो कंपनीज को रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी चाहिए वो फुलफिल करती हैं एज पर लॉ। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की। जैसे हमें पता है कि जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो बाकी के शेयर होल्डर्स के पास भी पहुंचनी चाहिए, चाहे वो आउटसाइडर है चाहे वो इनसाइडर है। अब हम हर बार फुल डिस्क्लोजर की बात करते हैं, मटेरियल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, बट मटेरियल इन्फॉर्मेशन में आता क्या है? एनुअल रिपोर्ट्स आ जाती हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आ जाती हैं, इंटरिम मीटिंग्स हो रही हैं उसकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, अगर कोई भी रूल वगैरह चेंज हो रहा है उस चीज़ का डिस्क्लोजर आ जाता है, किस तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है, कितनी कंपनसेशन जो है वो पे की जा रही है डायरेक्टर्स को, एग्जीक्यूटिव्स को, ये सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं एक्सरसाइजिंग द वोटिंग राइट्स बाय द शेयर होल्डर्स। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी भी शेयर होल्डर ने वोट करना है तो उसको वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा एनुअल जनरल मीटिंग में। हो सकता है शेयर होल्डर कोई ज़रूरी काम पड़ गया, वो नहीं अटेंड कर पा रहा है एजीएम, तो उस केस में वो अपनी प्रॉक्सी को वहाँ पे भेज सकता है, अपनी जगह पे किसी और बंदे को भेज सकता है, या फिर चेयरपर्सन को वो मेल कर सकता है, और उस केस में चेयरमैन जो भी होगा वो एज अ प्रॉक्सी एक्ट करेगा उस शेयर होल्डर के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनसाइडर मॉडल। इस मॉडल में हम बात कर सकते हैं कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी कोई ना कोई पोजीशन रखते हैं, या फिर वो किसी मैनेजमेंट का कोई पार्ट है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट में बड़ा क्लोज रिलेशन है। इसमें हम दो तरह के मॉडल्स की बात करेंगे। पहला है जर्मन मॉडल। जर्मन मॉडल को यूरोपियन मॉडल भी कहा जाता है। कुछ कंट्रीज़ हैं जो इस तरह के मॉडल को फॉलो करती हैं, जैसे जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम कॉरपोरेशंस। इस मॉडल के अकॉर्डिंगली जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में। इस मॉडल को टू टायर बोर्ड मॉडल भी कहा जाता है। पहला इसमें आ जाता है सुपरवाइजरी बोर्ड, दूसरा आ जाता है मैनेजमेंट बोर्ड। सुपरवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स हैं उनको शेयर होल्डर्स जो है वो इलेक्ट करते हैं, और मैनेजमेंट बोर्ड के मेंबर्स को सुपरवाइजरी बोर्ड अपॉइंट करती है। नेक्स्ट हम फीचर्स ऑफ जर्मन मॉडल की बात करते हैं। इसमें जो की प्लेयर्स हैं, बैंक्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स और सुपरवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स की प्लेयर्स होंगे इस मॉडल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑनरशिप में, कितना शेयर होगा, कैसे शेयर होगा। जो मेजर शेयर ऑनर्स होंगे जर्मन कंपनीज में वो बैंक्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स या फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ मैनेजमेंट बोर्ड। मैनेजमेंट बोर्ड में कौन कौन आ सकते हैं? सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही आ सकते हैं, या उनको भी कौन अपॉइंट करता है? सुपरवाइजरी बोर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ सुपरवाइजरी बोर्ड। सुपरवाइजरी बोर्ड में कोई भी कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता, और ये महीने में एक बार तो एटलीस्ट मिलते ही हैं। इस बोर्ड में या तो शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाएंगे या फिर एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। स्टॉक कॉर्पोरेशन लॉ, स्टॉक एक्सचेंज लॉ, कमर्शियल लॉ, ये सारे लॉज आते हैं जर्मन मॉडल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एज पर द यूएस मॉडल या फिर एंग्लो मॉडल की, जो हमने पहले पढ़ा उसके कंपैरेटिवली। उसमें हमने कहा था कि क्वार्टरली डिस्क्लोजर होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर हाफ ईयरली डिस्क्लोजर भी हो सकता है। रिपोर्ट्स वगैरह वही सेम होंगी जैसे उसमें था कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हो सकती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स हो सकती हैं, या फिर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, कितनी कंपनसेशन दी जा रही है डायरेक्टर्स वगैरह को, वो सेम रहेगा।
नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइजिंग द वोटिंग राइट्स बाय द शेयर होल्डर्स। जर्मन मॉडल में क्या है कि कोई भी बंदा शेयर होल्डिंग ले सकता है, शेयर्स परचेज कर सकता है बैंक से, और बैंक्स अलाउ कर देते हैं उनको कि वो वोट कर सकते हैं। कंपनी मीटिंग का एजेंडा मेल कर देती है, एनुअल रिपोर्ट दे देती है बैंक्स को वोटिंग रिकमेंडेशन के साथ, और ये जितने भी रिपोर्ट्स हैं, एजेंडा है, इन सब के साथ वो फॉरवर्ड कर देती है शेयर होल्डर्स को। और अगर शेयर होल्डर्स जवाब नहीं देते तो बैंक्स जो हैं वो अपनी मर्जी से कुछ भी वोट डाल सकते हैं, किसी को भी वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जापानीज मॉडल की। ये भी एक तरह का इनसाइडर मॉडल ही है। जापानीज कंपनीज में ये अप्लाई किया जाता है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो फंड्स को सप्लाई करते हैं इस तरह की कंपनीज में। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और शेयर होल्डर्स मिलके अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, प्रेसिडेंट को, और इस मॉडल की वजह से शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को फुलफिल किया जाता है और लेंडर्स के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जाता है। और फीचर्स ऑफ जापानीज मॉडल, पहला पॉइंट आ जाता है की प्लेयर्स। जापानीज मॉडल के की प्लेयर कौन होंगे? बैंक होएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होएगा और शेयर होल्डर्स होंगे जिनके पास शेयर होल्डिंग के सभी होंगे। लेकिन अगर हम मेन प्लेयर्स की बात करते हैं तो वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले मेन बैंक होगा, दूसरा एफिलिएटेड कंपनी, तीसरी मैनेजमेंट और चौथी गवर्नमेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो शेयर ऑनरशिप पैटर्न, मतलब मेजर शेयर होल्डिंग किसके पास होगी? बैंक्स के पास होगी, इंश्योरेंस कंपनीज के पास, कॉरपोरेशंस के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, फॉरेनर्स के पास हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। इसमें सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आ जाते हैं जो कि इनसाइडर्स होते हैं। अगर कंपनी को बहुत लंबे टाइम के लिए लॉसेस हो रही हैं तो बैंक्स और एफिलिएटेड कंपनी जो है वो डायरेक्टर्स को चेंज भी कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। जैसे कि हमने बोला कि की प्लेयर्स में गवर्नमेंट भी आती है, बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगे, जिसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अच्छे से कंपनी को। जो कंपनीज जापानीज मॉडल को फॉलो कर रही हैं उनका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो वीक होता है बाकियों के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। इस तरह की कंपनीज में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है, और डिस्क्लोजर में वही सब आ जाएगा कि सेमी एनुअल डिस्क्लोजर करना है, रिपोर्ट्स का करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का करना है, एजीएम में जो भी हुआ है वो डिस्क्लोज करना है, बोर्ड कंपनसेशन को, इन्फॉर्मेशन जो भी है प्रपोज्ड मर्जर्स की, अगर एओए में कुछ अमेंडमेंट्स हैं तो वो सब कुछ इसको डिस्क्लोज करना है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं एक्सरसाइजिंग वोटिंग राइट्स बाय द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स जो हैं वो एजीएम को अटेंड कर सकते हैं, या अपना प्रॉक्सी के थ्रू भी वोट करा सकते हैं, या फिर मेल के थ्रू भी वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैमिली बेस्ड मॉडल की। फैमिली बेस्ड मॉडल जो है इसमें इंटरनल फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, इंटरनली कैपिटल लगाई जा रही है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है, एक एंटरप्राइज ग्रो करती है, तो बैंक्स का रोल, आउटसाइडर इक्विटी का रोल जो है वो भी शामिल हो जाता है बीच में। लेकिन वो लोग फैमिली बेस्ड बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। इस तरह का सिस्टम सिर्फ तभी काम करता है अगर फैमिली के जो बंदे हैं वो बहुत प्रोफेशनल हैं, फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस के बारे में वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को गैदर कर पा रहे हैं, उसको फाइनेंस कर पा रहे हैं। इस तरह का मॉडल जो है वो इंडिया में, कोरिया में, मलेशिया में, इजिप्ट में अप्लाई होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ फैमिली बेस्ड मॉडल। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है शेयर ऑनरशिप पैटर्न। अब इस तरह के बिजनेसेस को एक फैमिली ही मैनेज कर रही है और उनके पास मोर देन 50% ऑनरशिप रहेगी। नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। इस मॉडल के अकॉर्डिंगली ऑनरशिप जो है वो भी फैमिली के पास रहेगी, कंट्रोल भी जो है वो फैमिली के पास ही रहेगा, और मैनेज कौन कर रहा है? वो भी फैमिली वाले मेंबर्स उसको मैनेज करवा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं की प्लेयर्स की। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फाइनेंस कर रहे हैं फैमिली बिजनेस को, लेकिन वो जस्ट एक लोन की तरह काम कर रहे हैं, वो डिसीजन मेकिंग में, वोटिंग राइट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क।
और इस तरह की कंपनीज़ का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इतना साउंड नहीं होता, क्योंकि जो बाहर वाले शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं किया जाता। मेन जो इंटरेस्ट किसका कंसीडर किया जा रहा है, सिर्फ फैमिली का। गाइस, अगर आपने ये सारी वीडियो देखी है, अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ इस वीडियो में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।